Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the unit number 3 of your particular paper technical writing. The paper code is AEEC/SEC 301. So from unit 3 you will get long questions. Okay, you will get long questions and short questions from the elements of a project report and from the सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ओके, सो अभी देखते हैं, मैं आपको भी साथ साथ में बता दूंगी. और जिन पे ये स्टार बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का स्टार जिस पे बना हुआ है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, शॉर्ट में भी आपको ये आ सकते हैं, लेकिन पढ़ने आपने सारे हैं. ईजी वे में आपको बताऊंगी और आपने सब सारे के सारे ही पढ़ लेने, बहुत ईजी हैं. ठीक है, नॉट दैट मच टफ. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट्स इम्पॉर्टेंस, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स. ओके, अब देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ एन आइडिया और अ प्लान. प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक आइडिया है और प्लान है दैट इज़ इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट और कंप्लीटेड, जिसको आपने कंप्लीट करना है. एक आइडिया और प्लान जिसको आपने कंप्लीट करना है. ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट अबाउट अ प्रोजेक्ट विच गिव्स डिटेल्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक प्रोजेक्ट है. ठीक है, सॉरी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक जो है रिपोर्ट है जो कि आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देगी. ठीक है, ये होती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट. इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? 6 इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगी, इलैबोरेट आप खुद कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग रिस्क. अगर कोई रिस्क है, इस रिपोर्ट को आप बना रहे हैं, कोई रिस्क आ रहा है या कुछ भी है, तो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सेकंड, हेल्प्स इन ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना कंप्लीट हुआ. ठीक है. थर्ड, सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड पीपल. स्टेक होल्डर्स और पीपल के बीच में, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं. ठीक है, दैट आर नोन एज स्टेक होल्डर्स. और इसमें आ जाएगा पीपल और स्टेक होल्डर्स के बीच में कम्युनिकेशन. हेल्प्स इन टेकिंग राइट डिसीजंस आप इससे ले सकते हैं. हेल्प्स इन एक्सेसिंग फिजिबिलिटी की स्पेलिंग ये है. ठीक है, कि कोई चीज़ फिजिबल है कि नहीं है, मतलब ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है. तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप प्रोजेक्ट पहले आप पॉइंट्स लिख लोगे उसमें कि हाँ ये चीज़ हमने करनी, फिर आप बाद में देखोगे इसकी फिजिबिलिटी क्या हो सकती है ये चीज़, इट कुड बी अकम्प्लिश्ड और नॉट. सिक्स्थ इज दी, इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रोजेक्ट जो है वो गोइंग ऑन किस तरीके से चल रहा है, हाउस द प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन. ये आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके इम्पोर्टेंस. ठीक है, नाउ विल स्विच टू दी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो टाइप्स हैं वो कैसे हैं? इसके 5 टाइप्स होते हैं. नंबर 1, प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट. प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट जिसमें हमें पता लगता है कि कितने हमने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, द कंप्लीटेड टास्क इन अ प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद एन अपडेट ऑन द बजट पे भी अपडेट होता है इसका. रिस्क रिपोर्ट, कि कितने रिस्क मैनेजमेंट एक्शंस हैं प्रोजेक्ट टीम के द्वारा लिए गए. ठीक है, और किस तरीके से उन्होंने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट भी किया उन रिस्क को. ठीक है, क्या है? रिपोर्ट द रिस्क मैनेजमेंट एक्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट टीम. ओके, नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट. In executive report, there is a summary of the organization's business plan. There is a summary of the organization. There is a summary of the organization business plan. यहाँ पे जो है वो जो आपका बिजनेस प्लान है, जो भी आपने बिजनेस के लिए जो भी एक प्लान आपने क्रिएट किया हुआ है जिसके लिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, उसकी आपको एक डिटेल्ड समरी मिलेगी. ठीक है, कि आपने व्हाट आर योर गोल्स, व्हाट यू हैव अकॉम्प्लिश्ड, व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, बेसिकली द बेसिक आइडिया ऑफ द रिपोर्ट इज गिवन इन द एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट. फोर्थ इज द रिसोर्स रिपोर्ट. रिसोर्स रिपोर्ट क्या होती है? जिसमें आपके जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उस टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, वट एवर टास्क यू हैव चोजन. ठीक है, you are giving the detailed note on the resources that have been included in that project report. ठीक है, next is the variance report. वेरिएंस रिपोर्ट क्या होती है? वेरिएंस रिपोर्ट क्या होती है? इसमें डाइवर्जेंस के बारे में बताया जाता है. टॉक्स अबाउट द डाइवर्जेंस बिटवीन प्रोजेक्ट प्लान एंड एक्चुअल रिजल्ट.
कि प्लानिंग हमारी क्या थी। प्लानिंग अगर हमारे 100% मार्क्स लेने की है तो एक्चुअल रिजल्ट में हमारे 80% मार्क्स आ रहे हैं या 90%। ये कौन बताता है? वेरिएंस रिपोर्ट। ये बताता है कि आपके प्रोजेक्ट के प्लान में और आपके जो लास्ट में रिजल्ट आया है, जो आपकी फाइनल आउटकम है, उसके बीच में कितना आपका डाइवर्जेंस रहा है, कितना अंतर आपका रहा है। कमिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स, तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? 7 यूनिटीज़ आपने उसमें पढ़ी हुई है ना, वही 7 यूनिटीज़ आपने इसमें लिखनी है। ठीक है, अनबायस्ड होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, फिर आपकी जार्गन क्लीशे ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ आपने वही उसमें लिख देनी है। ठीक है, करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होना चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, एक्यूरेटनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, आ सकता है कि जैसे वेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें स्टेप्स क्या आ जाएंगे? स्टेप्स आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, हम स्टेप्स यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सेम ही है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। अब थर्ड हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं बात। स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी। इसमें आ जाएगा आपका टाइटल पेज। ठीक है, टाइटल पेज, टीपी लिख रही है उसको शॉर्ट, एब्स्ट्रैक्ट, मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे चीज़ें क्या हैं, प्रीफेस, फिर आ जाएगी एक्नॉलेजमेंट, फिर जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर जाएगा लिस्ट ऑफ टेबल्स, फिर जाएगा लिस्ट ऑफ फिगर्स, इनको रट लेना आप। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बॉडी, उसके बाद लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, उसके बाद आ जाएगी आपकी बिब्लियोग्राफी, लास्ट में ग्लॉसरी या इंडेक्स। ठीक है, ये आ जाते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। इसको एक्सप्लेन अब हम करेंगे। इसको एक्सप्लेन कहाँ करेंगे? हम फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे अब। ठीक है, इनको और आगे भी हम इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, आपने बस ये याद कर लेने हैं और बाकी हम इनको यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेन कंटेंट्स में अब। ठीक है, अब देखो आपके, और आपको मैंने इतना बता दिया, स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली, ये सारे पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के। ओके, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 2 सेम है। ठीक है, सो कमिंग टू द 4th क्वेश्चन, फॉर्मेट ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो फॉर्मेट क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का? इसके एलिमेंट्स, फॉर्मेट में क्या आ जाते हैं आपके एलिमेंट्स? सबसे पहले पेपर कैसा होना चाहिए? A4 साइज पेपर होना चाहिए। The reports use A4 size paper with the portrait or landscape orientation, and A4 paper is 8 by 3 inches, is 8.3 inches by 11.7 inches। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ये लेंथ है 11.7 और ये चीज़ जो है ये 8.3 है ब्रेड्थ। तो आपका पेपर कैसा होना चाहिए? A4 साइज पेपर होना चाहिए विद लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, एंड इट शुड बी 11.7 in length and 8.3 inches in breadth. Okay, coming to the margins कैसी होनी चाहिए? जैसे आपकी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ठीक है, ये आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इसमें आपने जो है वो टॉप से यहाँ से 1 इंच छोड़ना है, यहाँ पे मार्जिन लगानी है। ठीक है, और बॉटम से भी 1 इंच छोड़ के यहाँ पे मार्जिन लगानी है। लेफ्ट एंड राइट से भी 1 इंच छोड़ के यहाँ पे, और ऐसे बनेगा आपकी, इसके अंदर लिखेंगे आप। ठीक है, ये आपकी क्या चली जाएंगी? मार्जिन्स आ जाएंगी, यहाँ पे क्या आ जाएंगी? मार्जिन्स। ठीक है, मार्जिन्स का पता लग गया। नेक्स्ट कमिंग टू दी हेडिंग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेडिंग से हमें क्या मिल जाता है? एक क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिबल पिक्चर मिल जाती है कि व्हाट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज गोइंग, व्हाट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, जो हेडिंग सेक्शन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि आपके वो, मतलब इट शुड बी हाईलाइटेड होना चाहिए, क्लीन लिखा होना चाहिए, इट शुड लुक ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, अंडरस्टूडेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आपने लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपका जो भी टॉपिक है उसको ये पूरे तरीके से जो है वो क्या करना चाहिए, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यू विल यूज़ दी हेडिंग्स। तो हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए? एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, देयर शुड बी क्लैरिटी।
ठीक है, आपने कैपिटल वर्ड्स का जो है वो यूज़ करना है। कमिंग टू द इंडेंटेशन, इंडेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग्स के साथ ना एक सब हेडिंग्स भी लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। सब हेडिंग्स क्या करती हैं, जो हेडिंग्स के अंदर मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, और क्या, जैसे कि सपोज मैंने पोल्यूशन ले लिया टॉपिक, अब मैं इसमें एयर पोल्यूशन की हेडिंग डाल रही हूँ, सब हेडिंग है। अब जो एयर पोल्यूशन है वो क्या आ गई, हेडिंग आ गई, पोल्यूशन भी हेडिंग, एयर पोल्यूशन भी हेडिंग, सब हेडिंग के डाल दूंगी मैं इसका, जैसे 1.1 रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन, 1.2 क्या, उसके बाद हम लिख देंगे कि हाउ टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इस तरीके का, ठीक है। मिलती जुलती होनी चाहिए, ये नहीं आपका हेडिंग अलग है सब हेडिंग अलग है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेंटेशन की इसकी तो बस डेफिनेशन रट लो कि इट इज़ अ स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स। इट इज़ अ स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स, ये जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। आपने अगर यहाँ से लिखना है तो ये क्या हुई आपकी इंडेंटेशन हुई, क्या है, इट इज़ अ स्पेस, ये बिल्कुल आपने ये वाली रट लेनी है, ठीक है। इट इज़ अ स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ राइटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, फॉर सेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स, पैराग्राफ अगर आपने सेट करने हैं, ठीक है, अगर आपने पैराग्राफ सेट करने हैं तो आपको एक स्टाइल गाइड यूज़ करना पड़ेगा। स्टाइल गाइड मीन्स MLA APA, इन स्टाइल्स में हम लिखते हैं ना, ये यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड क्या है, अगर आपको कोटेशंस ऐड करनी है, फॉर इंसर्टिंग कोटेशंस ऑफ मोर देन 4 लाइन्स, ठीक है, कोटेशन 4 लाइन्स की होगी, ठीक है, ब्लॉक कोटेशंस, और 3 लाइन्स ऑफ पोइट्री। मतलब आप शॉर्ट याद रखो कि अगर आपने जो है वो कोटेशंस लिखनी है जो कि 4 लाइन से ज़्यादा की होंगी, और अगर पोइट्री की कोई कोटेशन है तो अगर 3 लाइन से ज़्यादा की है तो आप क्या यूज़ करेंगे, कोटेशन मार्क को यूज़ करने की जगह आप क्या करेंगे, ब्लॉक कोटेशंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ब्लॉक कोटेशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोटेशन मार्क्स यू विल राइट ब्लॉक कोटेशंस, ठीक है। ये भी लिखने का एक स्टाइल होता है, आपने बस याद कर लेना है। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, की फॉर प्लेसिंग सबऑर्डिनेट एंट्रीज अंडर द मेन एंट्री, ठीक है। हम इंडेंटेशन का कब यूज़ करते हैं, फॉर प्लेसिंग द सबऑर्डिनेट एंट्री अंडर द मेन एंट्री, जिसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। इट इज़ अ स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ राइटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स, इंडेंटेशन का मतलब, फिर आपने इसमें लिख देना है कि फॉर सेटिंग ऑफ पैराग्राफ्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल गाइड दैट इज यूज्ड। सेकंड, फॉर इंसर्टिंग कोटेशन ऑफ मोर देन 4 लाइन्स ऑफ प्रोज एंड 3 लाइन्स ऑफ पोइट्री, instead of using quotation marks you have to use block quotations. Third, for placing subordinate entries under the main entry, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इंडेंटेशन का, अगर आपको आ गया क्वेश्चन की व्हाट इज इंडेंटेशन, सो यू विल नॉट स्टार्ट directly with the definition. First of all, you have to give a format of a project report, and before the format you have to give that what is a project report and what is the structure of project report. After that you will write the format, and in format you will mention each and every point, like you will mention paper, you will mention margin, you will mention headings, subheadings, everything. And after that, after mentioning each and every point, after that you will स्टार्ट विद योर मेन क्वेश्चन दैट इज इंडेंटेशन, ओके। इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट इज पेजिनेशन, पेजिनेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेजिनेशन में पहुंच गए अब हम। पेजिनेशन क्या होता है कि आपने पेजिनेशन एज ए नेम सजेस्ट, पेजिनेशन वर्ड कहाँ से मिला, पेज से, मतलब पेज नंबर्स आपने असाइन करने हैं हर एक पेज को, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हर एक पेज को यू हैव टू असाइन दी पेज नंबर्स, इसको बोलते हैं पेजिनेशन, ठीक है। अब देखो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो हर एक सेक्शन को क्या मिलेगा, डिफरेंट पेज नंबर मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब आपके इस PDF में सपोज 2 पेजेस हैं तो मैं ऐसा तो नहीं दोनों को एक ही बोल दूंगी, ठीक है। आई विल काउंट 1 and 2, ठीक है, 2 ही पेज बने। अगर देखो आपने इंट्रोडक्शन या टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर लिखने हैं, जैसे आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट बन रहा है आपका कोई कि भाई एयर पोल्यूशन, पेज नंबर P नंबर लिख देती हूँ ऊपर, P नंबर, ठीक है। फिर वाटर पोल्यूशन, फिर यहाँ पे है ना, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3, इस तरीके से लिखेंगे आप। कभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो इस तरीके से लिखा होगा, जो कि आपके फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मीन्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह, ठीक है।
ये कब यूज़ करने, 1 2 3 ऐसे वाले एंड सो ऑन कब यूज़ करेंगे आप, जब आपको इंट्रोडक्शन या टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर लिखने होंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखना है एयर पोल्यूशन तो 1, ये 2, इस तरीके से। और अरेबिक न्यूमेरल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कब यूज़ करने, जब आप मेन बॉडी पे चले जाएंगे, रिपोर्ट की मेन बॉडी पे चले जाएंगे, ठीक है। मेन बॉडी कैसी होती है, जहाँ से आपका मेन चीज़ स्टार्ट हो रहा है, तब आप नीचे नीचे साइन करते जाएंगे नंबर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसमें भी क्या है, अब इसमें भी आपके पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि एवरी पेज एक्सेप्ट द कवर पेज इज काउंटेड। आप कभी भी देखना किसी भी बुक में कवर पेज पे कभी भी कोई नंबरिंग नहीं लिखी होती है, ना उसको काउंट किया जाता है। तो मतलब हर एक पेज को काउंट किया जाएगा, कवर पेज को। कवर पेज क्या होता है, जिसमें आपकी बुक का नाम लिखा होता है, दैट इज़ द कवर पेज। जो बड़ा बड़ी स्टाइलिश होता है वो होता है कवर पेज। उसको कभी भी आप पेजिनेशन के लिए, काउंटिंग के लिए कभी नहीं गिनोगे, उसमें पेज नंबर नहीं डालोगे। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि जो फर्स्ट पेज है उसको काउंट तो करते हैं लेकिन मार्क नहीं करते। आपने ध्यान दिया होगा ना कि फर्स्ट पेज के जो नेक्स्ट पेज होता है उसमें 2 लिख दिया होता है उन लोगों ने, लेकिन फर्स्ट पेज पे 1 नहीं लिखा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रूल है कि आप फर्स्ट पेज को जो है वो काउंट करते तो हैं लेकिन मार्क नहीं करते। कवर पेज को काउंट ही नहीं करते, फर्स्ट पेज को आप काउंट करते तो हैं लेकिन मार्क नहीं करते, सेकंड पेज को आप मार्क करते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट थर्ड क्या है, अगर आपके रिपोर्ट्स लेफ्ट मार्जिन पे बाउंड है, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट मार्जिन पे बाउंड है रिपोर्ट कोई यहाँ से, ठीक है, तो पेज नंबर कहाँ पे आपने देने हैं, पेज नंबर देंगे आप अपर राइट कॉर्नर। अपर राइट कॉर्नर क्या हुआ, ये राइट, ये कॉर्नर आ गया। कैसे देंगे, 1/2 इंच स्पेस छोड़ के, यहाँ से हाफ, यहाँ से हाफ, तो यहाँ पे 1, ठीक है। जैसे ये है, अगर रिपोर्ट्स, इफ द रिपोर्ट्स आर, लिख लो इसको, इफ द रिपोर्ट्स आर लेफ्ट बाउंड मीन्स if the reports are bound along the left margin, if the reports are bound along the left margin, so you will mark the numbers on the upper right, leaving 1/2 inch, ठीक है, leaving 1/2 inch from the top and edge, यहाँ पे लिखेंगे नंबर, ओके। अगर इफ नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ़ द रिपोर्ट्स आर बाउंड अलॉन्ग द टॉप मार्जिन, अगर टॉप मार्जिन पे बाउंड है रिपोर्ट, तो आप कहाँ लिखेंगे, पेज नंबर बॉटम में लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है, बॉटम में लिखेंगे, वो भी सेंटर में, देखो सेंटर है ना ये, यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट वाला पॉइंट क्या है इसका, कि हेडर स्टाइल, अगर आपने हेडर देने हैं, हेडर स्टाइल में जो ऑड पेज नंबर, ऑड के नंबर होते हैं 1 3 5 7 9, दिस इज ऑड, दीज आर दी ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8। तो जो इन्होंने बोला है कि हेडर स्टाइल में क्या होगा, जो ऑड वाले पेज नंबर होंगे ना 1 3 5 वाले, उनको टॉप राइट कॉर्नर में आप मार्क करेंगे, यू विल मार्क देम इन द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप मतलब यहाँ पे करेंगे मार्क, यहाँ जैसे, ठीक है, यहाँ जैसे मार्क करेंगे। लेकिन अगर इवन नंबर्स हैं तो कहाँ पे करेंगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट में। अगर ऑड है तो राइट में, और अगर वैसा है तो लेफ्ट में। देखो ये टेक्निकल राइटिंग का पेपर है, एवरीथिंग इज टेक्निकल, ठीक है, एवरीथिंग इज विद इन दी सेट लिमिट्स ऑफ दी रूल्स, या कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, इट फॉलोज ऑल काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसीलिए इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आपने जो है वो एज इट इज़ यही चीज़ें सेम लिखनी है, आप अपनी इसमें कहानियाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया पेजिनेशन का, रिपीट, मैंने बहुत धीरे धीरे बोला हुआ है ये चीज़, तो आप ढंग से सुन भी सकते हैं फिर से। नेक्स्ट आ जाएगा आपका टाइप फेस एंड फ़ॉन्ट्स। तो आपको पता है हमेशा जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट। कॉमन एब्रीविएशन तो आपको पता ही है, कॉमन एब्रीविएशंस का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि डिपार्टमेंट को DPT डॉट लिखेंगे हम शॉर्ट में, पैराग्राफ को PAR डॉट लिखेंगे, SEC डॉट, सेक्शन को लिखेंगे, वॉल्यूम को VOL डॉट लिखेंगे, ठीक है। मिनट को कैसे लिखते हैं, MIN, सेकंड को SCC, ठीक है, R को HR, मैक्सिमम को मैक्स, MAX। तो ये आपने मेंशन कर देने हैं, ठीक है, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके एब्रीविएशंस भी होती हैं। नेक्स्ट कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन समझ ली, ठीक है, तो मतलब आपने क्या समझ लिया, नहीं सॉरी, वो तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के लिए बोला था ना। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आ गई। अगर आपको कंटेंट्स आ गए ना, तो कंटेंट्स आपने अपने स्ट्रक्चर में लिखने हैं, ठीक है।
मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और जो 5 है वो सेम है। नेक्स्ट, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ पे सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 में। जो आप स्टेप्स लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वही आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के स्टेप्स हैं। ये मैंने ना इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके सेम है। सॉरी 4 नहीं, मैंने यहाँ पे नंबरिंग गलत दे दी है ना, 5th आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 5th जो हैं वो आपके सेम है। और जो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट वाला है, ठीक है, फॉर्मेट वाला है या आपका स्ट्रक्चर वाला है, वो कंटेंट्स वाला भी है। ठीक है, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, कंटेंट तीनों आप एक भी याद कर लोगे, कोई बड़ा वाला बना के एक बड़ा सा क्वेश्चन, तो आपके तीनों क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। सॉरी, स्ट्रक्चर नहीं, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेम है। और इनकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है DCD रेको। मैंने ऐसे याद किए थे जब मैंने याद किए थे, तो DCD रेको। डी से क्या आ जाएगा सबसे पहले, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग, कौन से गोल्स को अचीव करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिख के। ठीक है, सी से क्या आ जाएगा, सी से आ जाएगा आपका DCD है क्या, ये DCD रैक, कोई पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। डी से आ जाएगा डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव। सी से यहाँ पे आपका जो सी से आ जाएगा कंसीडरिंग टारगेट ऑडियंस, कि आपकी ऑडियंस कौन है। ऐसा तो है नहीं, अब आपकी ऑडियंस अगर वो सपोज अगर आपकी ऑडियंस ओल्ड एज वाली है, ठीक है, इफ़ योर ऑडियंस इज़ द ओल्ड एज पर्सन्स, सो यू विल नॉट यूज़ दिस स्लैंग जो आप यूज़ करते हो, TBH ये वो। TBH टू बी ऑनेस्ट स्लैंग ही है ना, ये एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो आप। ठीक है, पॉपुलर कल्चर में आ रहा है ये, जो पॉपुलर आजकल चीज़ें। तो आप टारगेट ऑडियंस को देखोगे और टारगेट रीडर्स को देखोगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ने वाला कौन है। जो जिस तरीके की आपकी ऑडियंस होगी उसी तरीके का मटेरियल आप जो है वो बनाएंगे। तो डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, कंसिडरिंग टारगेट ऑडियंस हो गया। डी, डिटर्मिनिंग बेसिक आइडिया। ठीक है, बेसिक आइडिया एक और चीज़ रहेगी कि कंसिडरिंग जो आपका टारगेट ऑडियंस है, इसमें आप किस तरीके की ऑडियंस को देखेंगे। इन सिर्फ इस वाले केस में सोचो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने के केस में, टेक्निकल राइटिंग के केस में, ठीक है, 5 तरीके की ऑडियंस आएगी। एक होंगे एक्सपर्ट्स क्या होंगे, जिन्होंने जो है वो डिज़ाइन किया है और टेस्ट किया है प्रोडक्ट को, दे आर दी एक्सपर्ट्स। टेक्नीशियंस आएंगे इसमें, टेक्नीशियंस कौन होंगे, जो कि मेंटेन करेंगे, रिपेयर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे उस प्रोडक्ट को। फिर आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव्स कौन होंगे, जो कि डिसीजंस देंगे टेक्नीशियंस वगैरह को कि भाई तुमने ऐसा ऐसा काम करना है। फिर आ जाएंगे नॉन स्पेशलिस्ट क्या करेंगे, जिनको क्यूरियोसिटी होगी कि अरे प्रोडक्ट कैसे चलता होगा या कुछ, है ना। फिर आ जाएगी मिक्स्ड ऑडियंस में क्या आ जाएंगे कि जो भी उस चीज़ को पढ़ने वाला है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिक्स्ड ऑडियंस को हम चूज़ कैसे करते हैं, हम ऑडियंस को सबसे पहले ये 4 तरीके के मैंने बता दिए आपको, 5 टाइप्स के ऑडियंस आपकी। उसके बाद आप ऑडियंस को चूज़ कैसे करेंगे, तो हाउ विल यू चूज़ योर ऑडियंस, किस तरीके से करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो रीडर है या जिसने आपकी रिपोर्ट पढ़नी है, जिसको उस रिपोर्ट पे गो थ्रू करना है, क्या वो नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस है। सेकंड, आप देखेंगे उनके इंटरेस्ट क्या है, नीड क्या है। थर्ड आप देखेंगे डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, कहाँ रहते हैं वो। जैसे सपोज आपके आसपास कोई भी एक नई दुकान खुलती है, तो वो कैसे खुलती है, जब उनको पता होता है दुकान वालों को कि ये चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जैसे आप सपोज मैंने चैनल खोला, ठीक है, वाई आई हैव मेड दिस चैनल, ऑब्वियसली फॉर द पर्पज़ कि जो चीज़ें हमने फेस करी हैं वो आप लोग ना करें। ठीक है, जो मटेरियल हमारे पास नहीं था, सफिशिएंट गाइडेंस नहीं थी, सो आई डोंट वांट ऑल ऑफ़ यू टू फेस दिस थिंग। इसीलिए मैंने चैनल खोला। तो मुझे पता था मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, आप लोग हैं, तो मुझे पता है आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से आपने क्या करना है, चूज़ करना है अपनी ऑडियंस को। डिटरमिनिंग बेसिक आइडिया आ जाएगा इसमें। बेसिक आइडिया में क्या आ जाएगा आपका, कि आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके की आपने कोई चीज़ लिखनी है या किस तरीके का आप काम करोगे उस पर। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह। फिर आ जाएगा रिसर्चिंग ऑन बेसिक आइडिया। DCD क्या है ये, DCD रेको। आर से क्या आ जाएगा, रिसर्चिंग दी बेसिक आइडिया। अब आपने बेसिक आइडिया ढूंढ लिया है तो आप उस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है, रिसर्च करेंगे मतलब कि
अलग अलग रिसोर्सेज से आप सर्च करेंगे। जैसे आपको कोई होमवर्क दिया जाता है, आप उस पर रिसर्च करते हो। ई से क्या आ जाएगा? एक्सप्लोरिंग रिसोर्सेज। ई से आ जाएगा एक्सप्लोरिंग रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करोगे। अब देखो रिसोर्सेज तो बहुत है। अगर हम बात करें यूट्यूब की तो बहुत ज़्यादा लोग पढ़ा रहे होंगे मे बी टेक्निकल राइटिंग, लेकिन आपको क्या चाहिए? यू वांट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, यू वांट द एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, एंड फॉर दैट आप यहाँ पे सुन रहे हो वीडियो को, है ना, बेचारे तुम लोग, वॉट एवर। सो सी से आ जाएगा कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा। आपने डाटा और इन्फॉर्मेशन अब कलेक्ट करना है जहाँ से आपने रिसर्च किया बेसिक आइडिया पे। फिर ई से आपने एक्सप्लोर किए रिसोर्सेज, आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली। अब रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढने के बाद आप क्या करेंगे? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और अपने डाटा बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? अपना डाटा। और सेवन्थ लास्ट है ये ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है। अब इसमें जो है वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं इसी वाले क्वेश्चन में बोल सकते हो या इसी यूनिट में आप बोल सकते हो। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, पर पहले जो पॉइंट्स हैं इनको एक्सप्लेन करने के बाद आप इन पे जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया है, यू डोंट हैव द सफिशिएंट मटेरियल, सो आफ्टर राइटिंग दिस यू विल राइट दिस। सबसे पहले तो आपने जो भी क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है उससे ही स्टार्ट करना है। ठीक है। प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन। प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन में क्या आ जाएगा कि आपने हेडिंग, मेन हेडिंग्स, ये सब कुछ है ना। सेकंड है अरेंजिंग ऑफ आइटम्स। अरेंज करने आइटम्स किसमें? क्रोनोलॉजिकल पैटर्न में। यू हैव टू अरेंज द आइटम्स इन द क्रोनोलॉजिकल पैटर्न। ऐसा नहीं है कि आप पहले एयर पोल्यूशन के बारे में बताने बैठ के पहले अपने पोल्यूशन के बारे में बताया ही नहीं। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा प्री राइटिंग। प्री राइटिंग क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे, एक दो बार लिखेंगे किस किस तरीके से लिखना है, रफ आउटलाइन बनाएंगे। फिर रीडिंग, फिर सॉरी राइटिंग, फिर आप अच्छे से ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर रीड करेंगे उसको बार बार कि अच्छा है नहीं है, ठीक से लिखा कि नहीं। फिर आ जाएगा री राइटिंग। री राइटिंग में क्या आ जाएगा? री राइटिंग में आ जाएगा आपका कि एक होता है ना, जैसे कि आपने कोई चीज़ लिख ली है, अब जो चीज़ आप लिख चुके हैं उसको आप क्या करेंगे? रीराइट करेंगे। उसमें कोई गलती वगैरह होगी तो आप उसको फिर से लिखेंगे, दैट इज़ री राइटिंग। ठीक है। तो आपको पता ही है ना एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस वाला, तो आपको सब पता ही है कि प्री राइटिंग में आप प्लानिंग और रिसर्च करेंगे, राइटिंग में आप हेडिंग, सब हेडिंग, डेवलपमेंट ऑफ आइडिया, रीडिंग में आप एरर रिमूव करेंगे, प्रूफ रीडिंग करेंगे, री राइटिंग में लास्ट में फाइनल आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कंटेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे इसके 3 पार्ट्स हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कंटेंट्स के। एक है फ्रंट मैटर, एक है ये आपका कोर एलिमेंट्स, एक है सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स। ठीक है। इनके अंडर जो आपकी चीज़ें आती हैं वो अब ये हैं कि देखो फ्रंट मैटर। फ्रंट मैटर के अंडर क्या आ रहा है? फ्रंट मैटर के अंदर सबसे पहले जाता है कवर पेज। तो कवर पेज आपको पता है, कवर पेज को हम काउंट भी नहीं करते, और कवर पेज हमारा जो है वो फर्स्ट चीज़ जो हम दिखते हैं वो हमें कवर पेज, या बुक कोई लेते हैं आप, फर्स्ट चीज़ क्या दिखती है? उसका कवर पेज ही लिखता है किस तरीके की उन्होंने जो है वो आगे बनाई होती है ड्राइंग वगैरह, फिर उससे आप अट्रैक्ट हो जाते हो, फिर आप बुक ले लेते हो। ठीक है। आप उसकी हेडिंग पढ़ते हो, फिर आपको अच्छी लगने लगती है वो टाइटल उस बुक का, तो आप ले लेते हो। ठीक है। दैट इज़ द कवर पेज। कवर पेज जो है वो तभी आपने कवर पेज डालना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट 10 पेजेस से ज़्यादा की है या 10 पेज की है, तभी आप कवर पेज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है। कवर पेज आपके 2-3 स्टाइल से बन सकता है, APA, MLA स्टाइल। ठीक है। नेक्स्ट इज द टाइटल पेज। टाइटल पेज में आप क्या लिखोगे? अब देखो, जिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो 10 पेज से ज़्यादा की होगी उसमें आप कवर पेज को डालेंगे, उसी में आप टाइटल पेज भी डालेंगे। ठीक है। टाइटल पेज में आप लिखेंगे नेम ऑफ द ऑथर, लिखा होता है ना, एड्रेस ऑफ द ऑथर, सुपरवाइजर, वो कहाँ लगे हैं अभी, कहाँ नहीं लगे, क्योंकि वो 10 पेजेस से ज़्यादा की होती है या 10 पेज की होती है, इसीलिए आप जो है कवर पेज के साथ टाइटल पेज को भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रीफेस या एक्नॉलेजमेंट। प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट की ऑथर जो है वो डायरेक्टली रीडर को इसमें क्या करता है? एड्रेस करता है। ठीक है। वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन करता है, अपना एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड करता है। सेकंड क्या करता है? वो इसमें थैंक्स करता है फॉर द अप्रिसिएशन, है ना, और अपने एफर्ट्स वगैरह को बताता है और अपनी पूरी टीम को थैंक्स करता है। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एक्नॉलेजमेंट और प्रीफेस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू कोवर्कर्स एंड अदर्स हु हैव असिस्टेड एंड कंट्रीब्यूटेड टू राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप एक्नॉलेजमेंट और प्रीफेस कब लिखेंगे? जब आप 10 पेजेस से ज़्यादा की रिपोर्ट है और आपको बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो क्या करना है? ग्रेटिट्यूड जो है वो अपना शो करना है। नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं? जिसमें आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वगैरह जो है वो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को लिखेंगे और उनको पेज नंबर असाइन करेंगे। ठीक है। पेज नंबर असाइन करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसको इंडेक्स भी बोल देते हैं। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट और समरी। एब्स्ट्रैक्ट को ही समरी बोलते हैं। ठीक है। समरी क्या होती है?
बिजनेस रिपोर्ट में कभी भी समरी नहीं बोलते, बिजनेस रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी। इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी जो भी चीज़ आपने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी है उसका आपने छोटा सा एक सार टाइप का जो है वो देना है, ठीक है, ताकि अगर वो पूरा भी पढ़ ना पाए तो लॉन्गर वर्जन पढ़ने से अच्छा, 25-30 पेज पढ़ने से अच्छा उसको पता तो लग जाए कि इन 25-30 पेजेस में है क्या, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कोर एलिमेंट्स। इसके कोर एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा, अब आपके कोर एलिमेंट्स में आ जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई पर चलो पढ़ना है तो अब इतना तो सुनना ही पड़ेगा, तुम लोगों को झेलना ही पड़ेगा, कुछ टाइम की बात है फिर तुम्हारे एग्जाम्स हो जाएंगे। अब देखो कोर एलिमेंट्स, कोर एलिमेंट्स को टेक्स्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन आ जाएगी। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में बताना है आपने रीडर को कि किस तरीके से क्या क्या हुआ है, क्या होगा इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, किस बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, किस ऑर्डर में आएगी ये, क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर आ जाएंगे आपके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स जो आपको पता ही है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, अब इसमें 3 तरीके की हेडिंग्स होती हैं, याद रखना आपने। क्वेश्चन हेडिंग, नंबर 1 इज द क्वेश्चन हेडिंग, मैं आपको बता देती हूँ, रुको पेन थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, लाइट लग रहा है मेरे को। हाँ, सबसे पहले आ जाएगी आपका क्वेश्चन हेडिंग नंबर 1। क्वेश्चन हेडिंग में आ जाएगा कि हेडिंग ही आपकी इंटेरोगेशन पूछती, जैसे कि हाउ कैन यू सेव एनर्जी, क्वेश्चन मार्क। बुक का नाम या कोई हेडिंग का नाम ही है हाउ कैन यू सेव एनर्जी, तो फिर उसके नीचे आपने एलैबोरेशन दी होती है, तो ये हो जाती है क्वेश्चन हेडिंग। हेडिंग में ही क्वेश्चन बन रहा है और आप क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट हो जाती है सेकेंड स्टेटमेंट हेडिंग। स्टेटमेंट हेडिंग में क्या आ जाएगा कि जिसमें आपने जो है वो, जिसमें नाउन और वर्ब ये जो भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका यूज़ हुआ होता है, ठीक है। और आप जैसे कि लिखते नहीं है, जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग इज़ एन आर्ट सपोज, या इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर जैसे आप लोग लिखते ही हैं, जैसे हमेशा की तरह नहीं लिखते हो, आपको स्टेटमेंट दे देते हो जैसे कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, इस तरीके की जो आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं। स्टेटमेंट हेडिंग, जो स्टेटमेंट हेडिंग्स होती है उसमें क्या होता है, आप स्टेटमेंट देते हैं, आप हेडलाइन बनाते हैं एक स्टेटमेंट की, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी कुछ भी हो सकती है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, फिर आप मुझे कहानी बता रहे थर्स्टी क्रू है, ठीक है, जिसमें आपके नाउन वर्ब ये सब यूज़ होते हैं, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर जाती है टॉपिक हेडिंग। टॉपिक हेडिंग में क्या होता है, आप जो है वो एक फ्रेज़ बनाते हो, ठीक है, फ्रेज़ बनाते हो, जैसे बहुत लंबी सी लाइन होती है, जैसे कि इसी का बनाना हो तो प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, कोमा और लिख दोगे आप इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये आ जाता है आपका टॉपिक हेडिंग। उसके बाद आ जाते हैं आपके फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स में क्या आ जाएगा, फाइंडिंग्स में आ जाएगा मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, किस तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फिर आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। कंक्लूजन में आप पूरा का पूरा आउटकम लिखोगे अपना कि क्या भाई क्या बना इसमें, ठीक है। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन में आप जो है सजेस्ट करेंगे कोई सोल्यूशन, अगर आपने किसी प्रॉब्लम के बारे में बताया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, सो यू विल गिव दिस सोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाएंगे लास्ट में सप्लीमेंट्री एलिमेंट। सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स में आ जाएगा अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स जो है ये सिंगुलर में बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म क्या है इसकी, अपेंडिसेस, अपेंडिसेस ये प्लूरल फॉर्म है, तो अपेंडिक्स हम सिंगुलर में बोलते हैं। अब देखो अपेंडिक्स क्या होता है, ठीक है। इट कंटेन्स मटीरियल्स विच आर रिलेटेड टू द रिपोर्ट बट बीइंग टू डिटेल्ड और लेंथी। इसमें जो है वो मटीरियल, जो भी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो भी आपने मटीरियल लिखा हुआ है वो जो है वो इसमें होता है, ठीक है। इसमें मेन टेक्स्ट के बारे में बात नहीं की जाती है, ठीक है। इसमें जो है वो स्टैटिस्टिकल डाटा इन्फॉर्मेशन, आपके इलस्ट्रेशन, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस, फ्लो चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द रेफरेंस। रेफरेंस को बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी को ही वर्क्स कंसल्टेड एंड साइटेड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, बिब्लियोग्राफी इज़ अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस साइटेड इन योर वर्क। आपने जहाँ जहाँ से आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी ना, आप उन सब का नाम लिखोगे अब, ठीक है। तो दैट इज़ नोन एज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इज़ अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस साइटेड इन योर वर्क इन एडिशन टू द बैकग्राउंड रीडिंग्स और अदर मटीरियल दैट यू मे हैव रेड, ठीक है।
इसको कभी कभी वर्क साइटेड और कंसल्टेड भी बोल देते हैं, ठीक है। जो नेम ऑफ द बुक्स, जर्नल्स वगैरह वो हम इसमें लिखते हैं कि आपने, सपोज मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, मैंने आपको दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आप किसी 3-4 अलग अलग तरीके की बुक से अगर देखोगे, आप रिसर्च करोगे, आप ढूंढोगे, तो उन बुक्स के आपको नाम मेंशन करने, तो यू विल मेंशन देम इन द बिब्लियोग्राफी लास्ट में, ठीक है। इसके लिए भी MLA APA स्टाइल, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, शिकागो वाले स्टाइल से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टाइल यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर MLA स्टाइल ही फॉलो किया जाता है। पर्पस क्या है बिब्लियोग्राफी का, कि पता लग जाए कि भाई उसने कितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की हुई है अपने काम को अकॉम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। बिब्लियोग्राफी एंट्री आ जाएगा इसमें एक पॉइंट। बिब्लियोग्राफी एंट्री का क्या होता है, फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर सपोज आपने किसी की बुक पढ़ी है, आपने टेक्निकल राइटिंग बुक पढ़ी है और इसने लिखी है, दीक्षित पब्लिकेशंस है या कुछ भी पब्लिकेशंस है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते इनका नाम। आपको एक फॉर्मेट होता है कि आपको कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। आपको ये भी लिखना है वहाँ पे एग्जाम्पल देके। फुट नोट और एंड नोट, फुट नोट और एंड नोट भी इसी में आ जाता है। फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, फुट नोट तब यूज़ किया जाता है जब आपकी साइटेशन शॉर्ट हो, जब आपने बिब्लियोग्राफी शॉर्ट लिखनी है, ठीक है। और जब लॉन्ग होती है तो आप क्या यूज़ करते हैं, एंड नोट का यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से आप लिखेंगे, सपोज कोई बुक है जिसका कोई भी ऑथर नहीं है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे जैसे कि कोई भी बुक है जिसका कोई ऑथर नहीं है, सपोज ऐसे लिखेंगे आप, इंसाइक्लोपीडिया का, इसका जो बुक है इसका ऑथर नहीं है, डॉट पेरिस कोमा 1991, इस तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन सपोज आपका कोई बुक है जिसका एक ऑथर है, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब सपोज आपका जो है वो एक ऑथर है बुक का, तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कि सपोज विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बुक है लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स 1798 में पब्लिश हुई थी, रोमांटिक एज में। अब आप लिटरेचर पढ़ोगे आगे तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की बुक है लिरिकल बैलेड्स, एक ही ऑथर है लिरिकल बैलेड्स का, ऑथर कौन है, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आप किस तरीके से लिखेंगे इसको, कास्ट पहले लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ कोमा विलियम, ये एक ही लाइन में आएगा, मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, फिर फुल स्टॉप, फिर आप बुक का नाम लिखेंगे। ये थोड़ा उसमें लिखना है स्लांटिंग जैसे में ना, क्योंकि बुक का नाम ऐसे पता लगता है, ये सब स्ट्रेट और ये थोड़ा सा बेंड जैसा। फिर डॉट, कहाँ पे पब्लिश हुई, लंदन में। फिर लंदन के बाद क्या है, प्रिंट किसने किया है, ये लंदन के बाद आप क्या लगाएंगे, लंदन को मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है, 2 ऐसे करके आप कोलन लगाएंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्रिंट किसने करी है बुक, लॉन्ग मैन ने प्रिंट करी, सपोज कब हुई प्रिंट, कोमा 2003 में। इस तरीके से आप लिखेंगे, वर्ड्सवर्थ कोमा विलियम, फुल स्टॉप लिरिकल बैलेड्स, थोड़ा स्लैंटिंग में, फिर फुल स्टॉप, फिर लंदन, फिर कोलन, ठीक है। उसके बाद किसने प्रिंट करी, लॉन्ग मैन ने, फिर कोमा 2003। इस तरीके से आप जो है वो लिखते हैं। कमिंग टू दी ग्लोसरी, ग्लोसरी क्या होती है, ग्लोसरी और इंडेक्स को लोग सेम समझने लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। ग्लोसरी होती है आपकी ब्रीफ डिक्शनरी। क्या होती है आपकी ब्रीफ डिक्शनरी, जो भी आपने वर्ड्स का यूज़ किया हुआ अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उसकी डिक्शनरी। नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स आपका क्या होगा, जो आपको अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट देगा, जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया हुआ है, जितने भी आपने वर्ड्स का या कुछ भी यूज़ किया, अपने आइडियाज़ का यूज़ किया, उसकी जो आप अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट मिलती है ना, बुक्स के लास्ट में लिखी होती है, ए से आपके कितने अल्फ़ाबेट्स इसमें आए हुए हैं मुश्किल वाले, ठीक है, या कोई कॉन्सेप्ट आया हुआ है ए से, उसके बारे में, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाती है, हर एक चैप्टर्स के उसमें लास्ट में आपको, चैप्टर्स के पर बुक के लास्ट में आपको इंडेक्स मिलता है, लास्ट में भी मिल जाता है। और स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को तो हम थोड़ा बहुत गलत समझ लेते हैं, ठीक है, वो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। इंडेक्स आपको लास्ट में मिलता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा होता है ना सारे। आप कोई बड़ी बड़ी बुक्स लोगे ना राइटर्स की, तो आप देखोगे लास्ट में लिखा होता है ए से कौन से वर्ड्स या कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं इस बुक में, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दी होगी आगे कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ग्लॉसरी क्या होती है, एक डिक्शनरी होती है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं दिया होता है, ठीक है, उसमें सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का ही बताया होता है, जो लगता है उनको कि नहीं पता होंगे इनको, ठीक है। और इंडेक्स में आपके अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट दी होती है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने या कोई थ्योरी दी है किसी ने, उसका नाम, जैसे डार्विन, सपोज डार्विन की आ गई, तो डी वाले सेक्शन में क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा वहाँ पे, डी वाली डी सेक्शन की ऐसे हेडिंग डली होगी और यहाँ पे लिखा होगा डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। फिर आप वो एक्सप्लेन की होगी,
तो ये अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3, राइटिंग स्किल्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ एक बचता है, वो भी है थोड़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 4, उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।